हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जो कि हमारे भारत सरकार ने 2020 में यह डिसीजन लिया था कि पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बड़ा है। कुछ भी बदलाव करने के लिए बहुत अधिक समय लग जाता है। लेकिन ये जब भी लागू होगा तो उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, जो अभी एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है उसमें और जो न्यू एजुकेशन सिस्टम काम करेगा उसमें क्या अंतर होगा, मैं वन बाय वन आप लोगों को समझाने वाला हूं। यहां पे मैंने ये बातें लिख रखी हैं कि हमारा जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है वो और जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है वो, उसमें क्या डिफरेंस होगा, इसको वन बाय वन समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या अच्छी बातों को जोड़ा गया है और उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे सारी बातों को डिस्कशन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। फिलहाल ये समझते हैं कि हमारा जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 पैटर्न पे काम करता है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 5+3+3+4 पैटर्न पे काम करेगा। यही बातें जो है लोगों को परेशान कर रही हैं, इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं इसको कि इसका क्या मतलब होता है। 10+2 का मतलब होता है 10 1 से 10th तक और उसके बाद फिर 11 12th मींस 12th क्लास तक, 1 से लेके 12th क्लास तक। अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम काम करता है वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो है क्लास 1 से लेके क्लास 12th तक के जो स्टूडेंट होती है उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और उसके बाद का आप जो भी एजुकेशन लेते हो, जो भी स्टडी होती है आपकी, जो भी कोई कोर्स करते हो, टेक्निकल हो या जनरल कोर्स होता है, वो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है। उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता। यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से अपना अपना सिलेबस डिजाइन करवाती है और उसके बाद वो टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन लेती है और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो मेन चीज यहाँ पे अंतर आपको देखना है, समझना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट क्लास 1 से 12th तक के बच्चों को अपना एजुकेशन दे रहा है, उसने अभी तक पूरे एजुकेशन को सिर्फ 2 पैटर्न पे 2 फेज में डिवाइड करके प्रोवाइड किया है। अब जो है 1 से 12th तक का 4 फेज में डिवाइड करके हम लोगों को एजुकेशन दिया जाएगा। तो अलग अलग फेज का क्या मतलब होता है यहां पे मैं उसी को बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा अभी तक का एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है, जब कोई बच्चा 6 साल का हो जाता है तब उसको क्लास 1 में एडमिशन मिलता है। अभी जो स्कूलिंग सिस्टम काम कर रहा है, इससे पहले जो है आंगनबाड़ी वाला सिस्टम होता है। लेकिन एडमिशन जो है स्कूल में क्लास 1 में लेने के लिए जो है बच्चे को 6 साल का होना जरूरी होता है। लेकिन न्यू एजुकेशन सिस्टम में क्या बोला कि बच्चे को स्कूल में जो एडमिशन है वो 3 साल की उम्र में ही मिल जाएगा। अब 6 साल का होना जरूरी नहीं है, 3 साल की एज से ही बच्चा स्कूल जा पाएगा। अब इसका क्या मतलब होगा ये आगे देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पहला 5 है ये 5, इसका मतलब होता है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का जो स्टेज है उसको फाउंडेशन स्टेज बोला गया है, जो कि सबसे पहला। इसमें क्या होगा, बच्चे को 3 साल की उम्र में ही एडमिशन मिल जाएगा स्कूल में और उसके बाद वो 5 साल तक अपने एक फेज में रहेगा। पहले फेज में वो 5 साल तक रहेगा। इस 5 साल में किसी बच्चे को क्या क्या करना होगा, तो वो 3 साल सिर्फ खेल करके अपना टाइम पास करेगा। मतलब कि स्कूल जाएगा, कपड़े गंदे करेगा, फिर घर आएगा। इसमें बच्चों का तो मौज ही मौज है, लेकिन पेरेंट्स जो है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों के साफ सफाई का ध्यान रखने का, क्योंकि वो हमेशा गंदा फंदा बना रहेगा। स्कूल जाएगा बहुत अच्छे से साफ सुथरा होकर के और रिटर्न होगा गंदा होकर के। लेकिन ये सरकार द्वारा बहुत अच्छा डिसीजन है। अब सोचिए कि जिस बच्चे को 3 साल की उम्र से ही स्कूल भेजा जा रहा है, तो वहां पे सिर्फ ये बच्चे तो नहीं होंगे स्कूल में, और भी इससे सीनियर बच्चे होंगे। तो उसको देख करके ये बच्चे लोग जो है सीखेंगे। उसको जो है किताबों से धीरे 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 लगाव होगा। ये तो जा रहा है सिर्फ खेलने के लिए, इसको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा पढ़ने के लिए। लेकिन ये दूसरे बच्चों को जो देखेगा पढ़ते हुए, तो इसको भी थोड़ा सा मन करेगा पढ़ने का, किताबों को खोल के देखने का। तो इस तरह से इस बच्चे में जो है 3 साल जो कि उसके खेलने का टाइम है, उसको थोड़ा सा पढ़ने में भी दिलचस्पी आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 3 साल जब गुजर जाएगा उसका, तो चौथा साल और 5वां साल जो है उस बच्चे को क्लास 1 और क्लास 2 का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मतलब कि उसमें जो भी सिलेबस होंगे, जो भी पढ़ना है बच्चे को 1 और 2 में, वो पढ़ाया जाएगा बुक, और उससे कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। मतलब उसको ये रियलाइज नहीं करवाया जाएगा कि ये बहुत भारी चीज है, तुम पढ़ाई में जो स्कूल आ रहे हो तुमको बहुत टफ काम करना है। तो बच्चे को वो हंसते खेलते जो है पूरा 5 साल का टाइम गुजर जाएगा और क्लास 1 और 2 पार भी कर जाएगा बिना कोई एग्जाम दिए हुए। और उसके बाद जो है अगला स्टेज
शुरू होगा जो कि 3 साल का होगा। इस स्टेज को जो है प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है। इस 3 साल में जो है बच्चों से एग्जाम भी लिया जाएगा। यहाँ पे जो है बच्चा 1 और 2 पास करके आया है, तो इस 3 साल में जो है ये 3 क्लास 4 क्लास और 5 क्लास को पढ़ेगा, उसके जो भी सिलेबस हैं और उसके वो एग्जामिनेशन भी देगा। उसके साथ साथ इस स्टेज में क्या क्या करवाया जाएगा, यहाँ पे ऐसा गाइडलाइन दिया जाएगा टीचर्स को, गवर्नमेंट बोलेगा कि बच्चों को जो है एक्टिविटी के साथ पढ़ाया जाए। स्टडी विथ एक्टिविटी मतलब कि क्रियाकलाप कर करके कोई भी चीज जब किताबों में पढ़ाया जाए तो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाए, ऐसा बताया जा रहा है। अगर ये हो जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों का जो भी स्टडी होता है, जैसे हम लोग कुछ साइंस पढ़ते हैं उसमें हम लोग सिर्फ किताबों में जो लिखा होता है बस उसको रट्टा मार लेते हैं, लेकिन अगर उसको करके दिखाया जाए, जैसे सोडियम पानी के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, अगर उसको करके दिखा दिया जाए तो बच्चे के माइंड में हमेशा के लिए वो छप जाएगा। तो क्रियाकलाप करके, एक्टिविटी करके जो पढ़ाई होता है ना, वो बच्चे कभी भूलते नहीं है। इसलिए अगर ये गाइडलाइन मिले गवर्नमेंट की तरफ से और इसको करने के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए शिक्षक को, अगर वो प्रोवाइड किया जाए तो समझ लो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे जाने वाला है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट लोगों की भीड़ लग जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी में ये पावर होती है, कभी भूलता नहीं है आदमी। उसके बाद तीसरा चीज जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो लैंग्वेज के बारे में मेंशन किया गया है इस स्टेज में, कि बच्चा जो भी क्लास 3, 4, 5 में पढ़ेगा उसमें जो उसका जो लैंग्वेज होगा वो मदर टंग रहे या कोई नेशनल लैंग्वेज रहे। हालांकि सरकार ने इस पे फोर्स नहीं दिया है कि आपको बस यही 2 ऑप्शन है, इसमें छूट भी मिला है कि मैं ये कह रहा हूं आपको जो मर्जी है वो करो। तो इसका मतलब कि कोई सीबीएसई स्कूल अगर चल रहा है तो वो इंग्लिश में अपने बच्चे को एजुकेशन दे सकता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये बोला जाएगा कि इस तरह से दिया जाए, उसको मदर टंग में पढ़ाया जाए, मतलब रीजनल लैंग्वेज, जो किसी भी आदमी का ठेठी भाषा होता है। जैसे बोलते हैं ना, रे कहाँ जाए लगा हम भी चलबो, रुकना मेरे भी काम हो, इस तरह से जो हम लोग बोलते हैं तो ये हमारा मदर टंग कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी बच्चे को अगर उसी के भाषा में पढ़ाया जाए, जैसे वो घर में जैसे बढ़ रहा है और जिस भाषा को वो सुन रहा है, मोहल्ले में जिस भाषा को वो सुन रहा है, अगर उसी भाषा में उसके सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा समझता है, इसलिए ये प्रावधान दिया गया है। उसके अलावा नेशनल लैंग्वेज को फॉलो किया जा सकता है। नेशनल लैंग्वेज जैसे हमारा हिंदी है तो उसको भी फॉलो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि आपको यही 2 ऑप्शन है, आप कोई भी दूसरा लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में भी बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, मतलब सीबीएसई वालों को बहुत ज्यादा इफेक्ट इससे नहीं पड़ रहा, सीबीएसई चलेगा। तो यहाँ पे 5 इयर्स और 3 इयर्स का मतलब यहाँ पे समझ गए। अब उसके बाद ये 3 इयर्स का मतलब और 4 इयर्स का मतलब क्या होता है मैं बताने वाला हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगला 3 साल और 4 साल का जो प्लान है इसको किस तरह से सेट किया गया है। सबसे पहले ये 3 साल का जो प्लान है उसको मिडिल स्टेज बोला गया है। इसमें बच्चों को क्या क्या सिखाया जाएगा ये मैंने लिख रखा है, देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 से रिलेटेड जो भी बुक्स होंगे वो बच्चे को पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ उसको कोडिंग सिखाया जाएगा। कोडिंग जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, जिसका यूज करके सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए जाते हैं। इसमें बच्चे को मास्टर तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन एक नॉलेज जो बेसिक नॉलेज है उतना दे दिया जाएगा, ताकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, बच्चे उसमें पीछे न रह जाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कंप्यूटर नॉलेज जो है बच्चों को स्टार्टिंग से ही दे दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स ये एक तरह से टेक्निकल ट्रेनिंग कह सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई के साथ साथ कोई दूसरा तीसरा काम भी सीख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा किताबों को पढ़ने के साथ साथ किसी दूसरे काम में भी इंटरेस्टेड है तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है अगर चाहती है कि सिलाई कैसे किया जाता है हमको सीखना है तो उसको सिखाया जाएगा। बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाने का क्या तरीका होता है उसको सिखाया जाएगा। सीखने के बाद उसके एग्जामिनेशन भी होंगे, उसके टेस्ट होंगे और उसमें जो मार्क्स मिलेगा उसको फाइनल रिजल्ट में जोड़ के भी दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया है यहाँ पे कि बच्चे को क्लास 6, 7, 8 में ही कोडिंग मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड बातें बताई जाएंगी। फिर उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएंगी, उसको जिस काम में इंटरेस्ट है उस काम के प्रति उसका और एक्सपीरियंस बढ़ाया जाएगा। तो ये बच्चे जो हैं आगे चल करके हमेशा लाइफ में सक्सेस होंगे। उसको आगे चल करके जिस फील्ड में जाना होगा वो उस फील्ड को चुनेंगे और वो उस फील्ड में सक्सेस होंगे। फिर उसके बाद बात आती है कि सब्जेक्ट हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में। तो अभी जो चल रहा है वही सब्जेक्ट रहेगा, मैथ, साइंस, आर्ट्स और उसके बाद लैंग्वेज, जैसे कि
हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, संस्कृत है, उर्दू है, जो भी लैंग्वेज इसमें आप पढ़ना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है आता है सेकेंडरी स्टेज, जो कि लास्ट 4 साल का होगा, जो कि हमारा इसमें 9 से लेके क्लास 12 तक का सारे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। क्लास 9 से 12 तक का सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दी गई है, नो स्ट्रीम। मतलब कि यहाँ पे जैसे अभी क्या होता है कि 10th क्लास के बाद जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कि हम आईएससी कर रहे हैं, या बायो मेन सब्जेक्ट में रखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बोलते हैं आईएससी कर रहे हैं, मतलब इंटरमीडिएट इन साइंस कर रहे हैं। फिर जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट इन कॉमर्स कर रहे हैं। फिर जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट इन आर्ट्स हो रहा है। लेकिन वो सारा पैटर्न खत्म कर दिया गया है। बस आपको बोला जाएगा कि आपने क्लास 11th पास किया है और क्लास 12th पास किया है, इसकी स्ट्रीमिंग को हटा दिया गया है। फिर उसके बाद देखेंगे एक बड़ा बदलाव किया गया है एग्जामिनेशन पैटर्न में। अभी जो एग्जाम हो रहा है, फाइनल एग्जाम आपका हर 1 साल पे हो रहा है, लेकिन अब हर 6 महीने पे होगा। इसको सेमेस्टर वाइज 6 मंथ सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम लिए जाएंगे। जिस तरह से आप क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 का फाइनल एग्जाम का तैयारी करते हैं, उस तरह का एग्जाम जो है आपसे हर 6 महीने पे लिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे जो है बच्चों की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जब 1 साल के बाद एग्जाम आता है तो बच्चे जो है 2-3 महीना पहले मेहनत करना शुरू करते हैं, बहुत लंबा गैप कर देते हैं अपनी स्टडी में। तो ये अगर हर 6 महीने पे एग्जाम रहेगा तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा गैप नहीं कर पाएंगे, और जिससे जो है उसका पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा। फिर उसके बाद अगला देखिए इसमें क्या रखा गया है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स चॉइस रखा गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था कि स्ट्रीमिंग को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक क्या सिस्टम चल रहा था, क्लास 10th के बाद कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है तो उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ता था। कोई बच्चा अगर बायोलॉजी लेता था मेन सब्जेक्ट में तो उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। कोई बच्चा चाहता है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ूं, फिर उसके साथ साथ वो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रख सकता है, फिर हिस्ट्री रख सकता है, 3 सब्जेक्ट मिला लिया। कोई चाहे तो बायो ले मेन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वो फिजिक्स भी ले ले और उसके बाद एक आर्ट्स का सब्जेक्ट ले ले। इस तरह से वो मिक्स करके पढ़ सकता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि कोई अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाह रहा है, जैसे कोई मेडिकल लाइन में जाना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है बच्चा, तो उसको फिर उसी हिसाब से पुराने पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ना होगा, क्योंकि उसके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से ही क्वेश्चन आएंगे। जो इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे होंगे, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो उसको फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ही पढ़ना होगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। सरकार ने हमें यह ऑप्शन दिया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन अगर आपका फ्यूचर डिसाइड है, आपने टारगेट फिक्स किया हुआ है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आप उसके हिसाब से भी अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको चॉइस दिया गया है, चुनना है तो चुनो, नहीं तो आप अलग अलग पढ़ सकते हो। स्ट्रीमिंग खत्म कर दी गई है। फिर उसके बाद जो है क्रिटिकल थिंकिंग पे काम किया जाएगा। मतलब यह कि कोई भी चीज जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो किताबों में लिखे हैं सिर्फ उसी पे चर्चा नहीं की जाएगी, बल्कि उसके सारे एस्पेक्ट्स को दिखाया जाएगा। जैसे महात्मा गांधी ने क्या क्या किया वो बताया जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कौन कौन से आंदोलन शुरू किए वो बताया जाएगा। फिर ये भी कि अगर वो आंदोलन नहीं किए जाते तो क्या होता। मतलब इस तरह से सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि बच्चे को इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ाया जाए, उसकी इस सोच को डेवलप किया जाए, जो कि आजकल हम लोग सिर्फ देखते हैं कि आईएएस की तैयारी जो कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन की, उन बच्चों में ये सब क्रिटिकल थिंकिंग पाई जाती है। तो उसके लिए बचपन से ही ट्रेंड किया जाएगा ऐसे बच्चों को, ठीक है। और उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज की भी यहाँ पे ऑप्शन दी जाएगी। मतलब कि आप इसी फेज में क्लास 9 to 12 तक में ही आप चाहते हैं कि हम दूसरे कंट्री के भाषा को, रशियन लैंग्वेज पढ़ सकें, फिर उसके बाद कोई दूसरे देश का भी भाषा आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज को जोड़ा गया है। इसमें चाइना के लैंग्वेज को नहीं जोड़ा गया है, सरकार का अपना कुछ विवाद चल रहा है जिसकी वजह से, लेकिन इसको देखा जा सकता है। ये फाइनल डिसीजन नहीं है। अगर मामला अच्छा रहा, चाइना के साथ जो रिश्ता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, तो उसके भी लैंग्वेज को जोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक इसको नहीं जोड़ा गया है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं इसमें सेकेंडरी स्टेज में हमारे पास होंगे, ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें तो की गई हैं,
इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें जो कि हर गवर्नमेंट हमेशा से ऐसी बातें करते आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट चॉइस, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये सब चीज के लिए टीचर्स का भी तो टैलेंटेड होना जरूरी है। अगर टीचर्स नहीं रहेंगे स्कूलों में तो फिर ये कैसे होगा। फिर फॉरेन लैंग्वेज का जो पढ़ने का बात हो रही है तो यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज सिखाने वाले टीचर्स भी तो होने चाहिए। उसके अलावा पीछे जो बताया गया कि एक्टिविटी कर करके बताई जाएगी, तो एक्टिविटी करने में बहुत सारे रुपए भी खर्च होते हैं, तो फिर सरकार को इन सभी चीज को लागू करने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए। पैसे के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। तो फिर उस पर सरकार ने क्या क्या किया है मैं उसको भी बताता हूं आप लोगों को। तो देखिए सरकार ने उन सभी चीजों को लागू करवाने के लिए क्या क्या प्रॉमिस किए हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा है। सबसे पहले तो है कि वो जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करेगी। अभी तक जो है वो लगभग 3% खर्च होता है, 3% से कम ही है, लेकिन अब सरकार वादा कर रही कि जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करेगी। अगर ऐसा होता है तो अभी आपको जो भी फैसिलिटी दी जा रही है स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, वो सीधे डबल हो जाएंगी। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। अगर इतना खर्चा होगा तो कुछ पॉसिबल हो सकता है कि जो भी बातें कर रही है सरकार वो लागू हो सकता है। उसके अलावा टीचर्स को ट्रेंड किया जाएगा, टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी 4 साल के लिए। मतलब कि जो भी पीछे बात की गई है एक्टिविटी के साथ पढ़ाना, क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करना या किसी दूसरे काम में बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो उसको वो सिखाना, तो इन सभी बातों के लिए टीचर को भी ट्रेंड किया जाएगा। तो वो टीचर फिर स्टूडेंट्स को भी अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ये सारी बातें हैं जिसको अगर लागू करवाया जाएगा तो हो सकता है वो पीछे जितनी भी बातें, जितनी भी प्रॉमिस की गई है वो पूरा हो सकता है। अब देखते हैं कि ये सारे बातों का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो सब क्या क्या है, सरकार ने इसमें क्या क्या अच्छी बातों को जोड़ा है और उसके निगेटिव पॉइंट्स को भी देखते हैं। सबसे पहले जो अच्छा बात है वो रिजल्ट से रिलेटेड हुआ है। मतलब कि अभी तक जो बच्चे एग्जाम दिया करते थे वो अपनी कॉपी में कितने क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं उस बेसिस पे उसको रिजल्ट दिया जाता था, लेकिन अब जो रिजल्ट है वो कई बातों पे डिपेंड करेगा। देखते हैं क्या क्या होगा। रिजल्ट जो है वो आपके मेनली 4 चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला, आपने कॉपी में क्वेश्चन का आंसर कितना लिखा, उसका जो मार्क्स तैयार होगा वो तो तैयार होगा ही। फिर उसके बाद आपका सेल्फ, आपके अपने बारे में भी पूछा जाएगा। मतलब कि एक तरह से वाइवा कहते हैं ना, क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा कि आप अपने आप को अपने क्लास में किस स्टेज में रखते हो, आप अपने आप को 100 में से कितने मार्क्स दे सकते हो। तो आप अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग ईमानदारी से टीचर को बताएंगे कि मैं अपने आप को इतना मार्क्स देता हूं क्योंकि मैं इतना पढ़ता हूं। अपने हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके फ्रेंड से रिलेटेड भी आपके रिजल्ट होंगे। मतलब आपका फ्रेंड के साथ क्या बिहेवियर है, कैसा बर्ताव करते हैं, आपका फ्रेंड से कितना बनता है, ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। बचपन से ही अगर सबके साथ घुल मिल के रहने का आदत सिखाया जाएगा तो हमारे देश का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है छुआछूत, वो सब चीज़ खत्म हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद टीचर्स के साथ भी आपका कैसा बिहेवियर है उससे रिलेटेड भी आपका भी रिजल्ट तैयार होगा। मतलब ये सारी चीज़ों के मार्क्स आपको जोड़ करके जो है फाइनल रिजल्ट जुड़ेगा। कॉपी के मार्क्स, फिर आप अपने आप को कितना नंबर देते हैं, फिर आपका फ्रेंड आपको कितना नंबर देता है, फिर आपके टीचर्स आपको कितना मार्क्स देते हैं आपके बिहेवियर के। तो इस तरह से आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। फिर उसके बाद जो है मेकिंग डिपार्टमेंट्स, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ये कह रही है कि हम सभी काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। अभी जैसे होता है ना कि एक बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, तो वो सारे काम करवा रही है, लेकिन सरकार जो है उसको अलग अलग करवा देगा। कोई क्वेश्चन बनाने वाला डिपार्टमेंट होगा तो एक डिपार्टमेंट जो है वो कॉपी चेक करने वाला होगा और सारे कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। तो इस तरह से जो स्कूल में जो भी काम लागू होगा, जो भी सिस्टम लागू किया जाएगा वो सही तरीके से चल पाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ लाने की बात की गई है। मतलब जो विदेशी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ इंडिया के लोग जा के पढ़ते हैं, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ ब्रांच खुल पाएंगे। ये बात पहले भी चला था लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण जो है यहाँ वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया। उस वक्त जो है सिक्योरिटी मनी देने के लिए वो लोग इनकार कर रहे थे। फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है यहाँ यूनिवर्सिटी डालने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट जो है कुछ पैसे मांग रही थी, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया। अब फ्री में सारे यूनिवर्सिटी को इनवाइट किया जाएगा कि आप अपने ब्रांच यहाँ खोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि यहाँ बच्चे जो है दूसरे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को पढ़ेंगे, उसके पढ़ाने के पैटर्न को समझेंगे कि दूसरे देश में किस तरह से पढ़ाई किया जाता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ के लोगों की,
ठीक है, तो ये सब जो है पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अब इसके निगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं। निगेटिव पॉइंट्स जो है वो हमारा इंग्लिश। आपको याद होगा कि शुरू में मैंने बताया था जूनियर क्लास में जो है वो उसके रीजनल लैंग्वेज और उसके बाद जो नेशनल लैंग्वेज है उस पर ध्यान दिया गया था। इंग्लिश में उसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया गया था, लेकिन इंग्लिश पढ़ने से मना भी नहीं किया गया था। तो फिर से यहाँ पे ये होगा कि जो बच्चे को बताया जा रहा है कि क्लास 3, 4, 5, 6 में जो है उसको इंग्लिश नहीं बल्कि उसके रीजनल लैंग्वेज के साथ पढ़ाया जाए, तो बच्चे का आगे का जो फ्यूचर होगा, पूरी दुनिया तो इंग्लिश के बेसिस पे चल रही है, तो ये चीज जो है बच्चे इंग्लिश में कमजोर रह जाएंगे और जिसकी वजह से उसको आगे चल के लॉस उठाना पड़ सकता है। क्योंकि इंग्लिश की वजह से ही विदेशों में जाकर के इंडियंस जो है काम कर पाते हैं, इससे देश की उन्नति हो पाती है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है कि इंग्लिश को फिर से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड है वो तो इंग्लिश को ही यूज़ करेंगे, तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब गवर्नमेंट इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और जो सीबीएसई स्कूल्स हैं वो इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हर पेरेंट्स चाहेंगे कि अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में डालें। अगर इंग्लिश का कुछ अलग से प्रावधान दिया जाता तो सारे बच्चे जो हैं वो अपने स्टेट बोर्ड के साथ ही अपनी क्लास को करते और आगे तक का सारा पढ़ाई करते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद दूसरा जो निगेटिव पॉइंट है वो है सेंट्रल कंट्रोल। मतलब इन सारे एजुकेशन सिस्टम पे जो है अब स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। इसका मतलब कि सेंटर जिस तरह से डिसाइड करेगा कि एजुकेशन कैसे सिस्टम चलना चाहिए वो सारे देश में लागू होगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि हर स्टेट का प्रॉब्लम अलग अलग है। कुछ स्टेट जो है वो बहुत शिक्षित है, कुछ स्टेट जो है वो बहुत कम शिक्षित हैं। तो इसलिए जो कमज़ोर है उस पर कुछ खास तरह का ध्यान होना चाहिए, जो कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझती है। अगर वो गवर्नमेंट अच्छी होती है तो अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। लेकिन जब सेंट्रल हो जाएगा तो वो पूरे देश में एक ही सिस्टम को लागू किया जाएगा। अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो बच्चे को करना पड़ेगा, सारे स्टेट को मानना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट थे और इसके नेगेटिव पॉइंट थे। सरकार ने वो सारी बातों को अप्लाई करवाने के लिए ये तरीका, ये सुझाव दिया है कि हम जीडीपी का 6% खर्च करेंगे और टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। तो ये सारे जो है आपके क्लास 12th तक के सारे पैटर्न मैंने बता दिए। अब आगे का कैसे होगा, जैसे क्लास 12th के बाद जो अभी तक बीएससी, बीए, बीकॉम किया जाता है, तो इन सबको किस तरह से डिजाइन किया गया है, आइए वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो देखिए 12th के बाद की जो स्टडी है उसको सरकार ने किस तरह से डिज़ाइन किया है। सरकार ने 12th के बाद जो है सीधे ग्रेजुएशन बोला है और ये 4 साल का कोर्स डिज़ाइन किया गया है। अभी तक जो होता था 12th के बाद वो बीए, बीएससी, बीकॉम करते थे, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है, क्योंकि सरकार ने भी इसको कट कर दिया है। ये 4 साल के लिए ग्रेजुएशन बोला गया है इस कोर्स को, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप 1 साल तक पढ़ते हो, मतलब 12th के बाद आप 1 साल एडमिशन लेते हो, तो आप 1 साल कंप्लीट करके उसका एग्जामिनेशन दे देते हो अगर, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर आप 2 साल पढ़ करके छोड़ देते हो एग्जाम दे करके, तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 3 साल पढ़ करके छोड़ देते हो तो आपको डिग्री मिलेगी, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, जो कि जॉब या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो अभी बीए, बीएससी, बीकॉम के बेसिस पे होने वाला है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 3rd ईयर आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जॉब के लिए एलिजिबल माना जाएगा, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए लाइक यूपीएससी वगैरह में जो है आप बैठ सकते हो। यहाँ पे एक चीज अच्छा किया गया है, जो अभी ये सिस्टम चल रहा था ना बीए, बीएससी, बीकॉम, ये 3 साल का था और 3 साल के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं जो उस लेवल के होते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपने इस सिस्टम में 1 साल तक पढ़ाई किया, फिर 2 साल तक पढ़ाई किया और किसी कारण से आपने तीसरे साल का पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया, आपने छोड़ दिया, तो ये जो 2 साल आपने पढ़ा था, इस 2 साल का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके बदले आपको कोई ग्रेजुएट डिग्री नहीं मिलती है, इसका आप कहीं पे यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि आपको री एंट्री मारी जा सकती है। मतलब आपने अगर 1 साल पढ़ करके छोड़ दिया है, 2 साल पढ़ करके छोड़ दिया है, तो आप री एंट्री मार सकते हैं। मतलब 1 साल ये सर्टिफिकेट ले लिया, आपने किसी वजह से, आपके पास पैसे नहीं थे, कोई प्रॉब्लम थी, आपने पढ़ाई छोड़ दिया, कोई दूसरे काम में लग गए, फिर आपको पैसा हुआ, आप फिर पढ़ना चाह रहे हैं आगे, तो आपको सीधे 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। या इतना करके छोड़ देने के बाद आप कभी भी जो है 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं।
तो इस तरह से जो है इसको डिवाइड किया गया है, हर साल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो अभी चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह के लिए आपको 3 साल तो कंप्लीट करना ही होगा, और अगर आप कोई जनरल सब्जेक्ट आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको 4th ईयर भी कंप्लीट करना होगा रिसर्च, तब जाकर के ये ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको डिवाइड किया गया है, या तो 1 साल का करवाया जाएगा या तो 2 साल का करवाया जाएगा। जो बच्चा ये सिर्फ 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ता है और उसके बाद वो छोड़ देता है और वो पीजी करना चाहता है तो उसको जो है 2 साल टाइम देना होगा। और जिस बच्चे ने यहाँ पे 4 साल का पूरा रिसर्च वाला डिग्री ले लिया है, 4 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो उस बच्चे को जो है पीजी सिर्फ 1 साल में करवाया जाएगा। बात वहीं पे आ जाती है, अगर 3 साल यहाँ पढ़े हैं तो 2 साल यहाँ दीजिएगा तो 5 साल कंप्लीट होंगे, अगर 4 साल यहाँ पढ़े हैं तो 1 साल यहाँ दीजिएगा तो 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है एमफिल, फिर उसके बाद पीएचडी। तो एमफिल को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है, ठीक है, और पीएचडी को जो है वो 4 साल के लिए रखा गया है, जो कि जैसा था पहले वैसे ही। पीएचडी कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को 4 साल देने ही होंगे। बस यही सब बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी यहाँ पे सरकार ने प्रॉमिस किए हैं अगर वो सभी लागू कर दी जाएं तो मेरे हिसाब से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 100 में से मैं 90% ये कह सकता हूं कि ये बहुत अच्छा काम करेगा, हमारे देश की उन्नति में इसका बहुत अच्छा रोल रहेगा। वैसे तो कोई भी चीज़ें 100% नहीं हो पाती हैं, कोई भी सिस्टम 100% तरीके से काम नहीं कर पाती, लेकिन ये जो एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है इससे बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है। अगर सरकार वो वादा जो कि जीडीपी का 6% खर्च कर दे और सभी टीचर को 4 साल के लिए ट्रेनिंग दे दी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। जो डेवलप कंट्री है उन सब की तुलना में हमारा देश भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सरकार ने जो भी वादे किए हैं उसको सही से लागू करवाए और हम सब लोग तरक्की कर पाए, हमारा देश तरक्की कर पाए। थैंक यू सो मच।